guys. So last time, as we know that we have started with the periodic table. Periodic table हम लोगों ने डिस्कस किया था. I told you in this nature there are total 120 different elements. Out of these 120 elements, 92 elements they are naturally occurring, whereas 28 elements they are man-made. Okay. So these elements have been arranged in the periodic table in order of increase in proton number. Okay. And then I've told you that how there are different groups and periods present within the periodic table. Periodic table have got 8 groups, and group number that shows the valence shell electrons. The second thing I told you, period number shows the number of shells. Okay, and then we have studied the trends across the period and down the group. ठीक है जी, across the period आपका atomic radius decrease करता है, down the group आपका atomic radius increase करता है. इसी तरीके से बेटा melting point across the period आपका जो है वो decrease करता है और down the group जो है metals में डिक्रीज करते हैं और नॉन मेटल्स में इंक्रीज करते हैं जी. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट ट्रेंड्स हम लोगों ने पढ़े थे. सो टुडे माय डियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल. इसकी डिटेल में हम लोग जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रुप 1. ओके, ग्रुप 1 जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं, एल्कली मेटल्स. सो ग्रुप 1 मेटल्स दे आर कॉल्ड एज द Group 1 they are called as the alkali metal. Group 1 is a metallic group. ये metals का जो है वो आपका group होता है जी. Okay, my dear students. First of all, I'm going to draw the elements of the group 1. The group 1 elements they are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So these are the elements of the group 1. ये group 1 के जो है वो सारे elements हैं. Okay. So why these elements? They are called as the alkali metals. So before starting the detail, let me tell you the two concepts. एक चीज होती है मेरे बच्चों base. ठीक है जी. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट. आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में भी लिया होगा कि एसिड वुड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है जी. बेस क्या चीज होती है मेरे बच्चों? किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हुई है या किसी भी मेटल के साथ अगर हाइड्रो ऑक्साइड लगा हुआ OH ग्रुप, तो उसको मेरे बच्चों हम लोग बेस कहते हैं. तो कोई भी मेटल आप लोग ले लें, उस मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हुई है या हाइड्रो ऑक्साइड लगा हुआ है, दोनों में से कोई भी एक चीज लगी हुई है, सो दैट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द बेस. इसको हम लोग बेस का नाम देते हैं. ठीक है जी. बेसिस जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स. इसकी 2 टाइप्स होती हैं. टाइप्स ऑफ बेसिस. द फर्स्ट बेस दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्युबल बेस, which is also called as the alkali, whereas the second base that is called as the insoluble base. Okay. So soluble bases कौन सी होती है? याद रखिए कि सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं इनके साथ अगर ऑक्सीजन लगा हो या हाइड्रोक्साइड लगा हो तो दे फॉर्म द सॉल्युबल बेसिस. कीप रिमेंबर दैट. और इनके लिए हम लोग एल्कली का वर्ड भी यूज करते हैं. तो कीप रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स दैट ऑल bases are not alkalis but all alkalis are bases. क्यों? क्योंकि हर बेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती. बेसिस जो है वो सॉल्युबल भी होती है और बेसिस जो है वो इनसॉल्युबल भी होती है.
ठीक है. So you people got two different kinds of bases, soluble bases and the insoluble bases. Okay. So soluble bases they are also called as the alkali. तो alkali का भी जो है वो हम लोग नाम देते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज एल्कली या सोलुबल बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि एनी सब्सटेंस दैट dissolves in water and produces OH minus ions is called alkali or soluble base. Okay. So all metal oxides and hydroxides, they are bases, and bases are basically of two types: soluble base and insoluble base. Soluble bases they are also called as the alkali. और alkali मैंने आपको बताया कि सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं इनके साथ अगर ऑक्सीजन या OH लगा हो तो ये चीजें जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और OH माइनस आयन बनाती हैं, इसीलिए इनको हम लोग सॉल्युबल बेस या एल्कली का नाम देते हैं. नाउ कम अगेन टुवर्ड्स द ग्रुप 1. तो ग्रुप 1 के नाम के साथ देखिए एल्कली मेटल्स लिखा हुआ है. सो व्हाट डज इट मीन? एनीबॉडी कुड टेल मी व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एल्कली मेटल्स? बिकॉज़ they dissolves in water and produces OH minus ions. You got it? So that is why they are called as the alkali metal. यानी इन मेटल को अगर डायरेक्ट आप पानी में डाल दोगे तो पानी में ये डिसॉल्व होके OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर देंगी, और कोई भी चीज अगर पानी में डिसॉल्व होके OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते तो वो एल्कली होती है. सो दैट इज व्हाई माय डियर दिस इज द एल्कली मेटल. तो पहली इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं. Group 1 metals dissolves in water and produces OH minus ions. So they are called as alkali metals. Okay, so this is the first property of the group 1 or alkali metals. Okay, now come my dear towards the second property of the group 1 or the alkali metals. इसकी second property क्या होती है? दुनिया में जितनी भी मेटल्स होती हैं, जस्ट लिसन, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड होती हैं. यू कैन नॉट कट देम विद अ नाइफ. लेकिन ये ग्रुप 1 की वाहिद ऐसी मेटल्स होती हैं मेरे बच्चों कि इतनी सॉफ्ट होती हैं कि जैसे कोई ब्रेड नहीं होती, डबल रोटी होती है, उसके जनाब आप 2 पीस कर सकते हो. तो एग्जैक्टली दुनिया में सबसे जो सॉफ्ट मेटल है दैट दीज आर ग्रुप 1 मेटल्स एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ. ठीक है जी. तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं. ग्रुप 1 metals are very soft and can be cut with a knife. This is the second property of group 1 metal. They are very soft metals. Okay, now move towards the next thing. ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती है मेरे बच्चों, इनके वैलेंस शेल में ग्रुप नंबर इंडिकेट कर रहा है. दे हैव गॉट 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है जी. और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 आयन बनाते हैं, और जिस चीज में टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, तो वो चीज याद रखो कि मेटल होती है. तो ग्रुप 1 की चीजें जो हैं दे हैव 1 electron in their valence shell and they lose electron of their valence shell to become +1 ion. You got it? इसकी third property लिखते हैं. Group 1 metals have 1 valence shell
electrons and loses 1 electron to form +1 ion. So this is the third property of the group 1 metals. Okay, my dear students, the next property of the group 1 metal, group 1 की जितनी भी metals होती हैं, keep remember, group 1 की जो metals हैं, they are very reactive. दुनिया में अगर कोई metal आपने देखनी हो ना reactive, तो वो group 1 की metal होती है. ये इतनी reactive होती हैं कि इनको आप खुला हवा में रख ही नहीं सकते. यानी सपोज करें कि ये ग्रुप 1 की मेटल, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा तो ये थोड़ी देर के बाद, कोई 2-3 मिनट के बाद देखूंगा तो ये फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है. ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाती है. तो इसीलिए मेरे बच्चों, अगर आपको ग्रुप 1 की मेटल कहीं से मिल जाए, इफ यू वांट टू स्टोर इट, तो उसको जो है वो आप लोग इस तरीके से जो है वो किसी बोतल में, किसी बीकर में डाल के, ठीक है, और उसके ऊपर ऑयल कोई भी डाल दें. ऑयल कोई भी ले लें, कैरोसिन ऑयल. ऑयल जो है उसका मकसद क्या होता है कि वो बैरियर का काम करता है, वो हवा को अंदर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से वो जो आपकी ग्रुप 1 की मेटल है, इट कांट रिएक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर. ठीक है जी. तो तीसरा इसका तरीका ये है कि ग्रुप 1 की मेटल्स को ऑयल के नीचे जो है वो स्टोर करते हैं. और ऑयल आपका कोई भी हो सकता है, जो घर में आप लोग सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हो वो उसमें रख दो, कोई भी ऑयल हो. तो ऑयल एक्ट एज अ बैरियर, वो एयर और मॉइस्चर को अंदर जाने नहीं देता. ठीक है, तो लिख रहे हैं जी, ग्रुप 1 metals are stored under oil. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुप 1 की मेटल्स की मेरे बच्चों, कोई भी मेटल आपसे भी पूछ ले ना पेपर में, वो अगर तुम्हें कह रहे कि सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, लिसन एवरीवन, सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. ठीक है, एक तो उसके एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा. वो अगर आपसे कहे कि सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, या आयरन मेटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कोई भी मेटल का वो जिक्र करते हैं, तो मेरे बच्चों याद रखो, किसी भी मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें ये इस तरीके से ये पॉजिटिव आयंस का लैटिस होता है. आपने एक ही साइज की जो है वो एटम बना देने हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो लगा देने हैं, लाइक दैट. ये 3 लेयर्स आप लोगों ने बनानी है. अब ये असल में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कोई भी हो, उनके एटम थे, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था. ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ये जो खाली जगह है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जमा हो जाते हैं. ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, like that. All these are electrons. ठीक है जी. So all these are electrons, my dear. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं. So this is the sea of electrons और ये पॉजिटिव आयंस का लैटिस है. ठीक है जी. तो अगर आप सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को, फ्रांसियम को या लिथियम को, किसी भी मेटल को पकड़ लें, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा मेरे बच्चों? उसमें ये जो एटम्स हैं ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं होंगे, बल्कि इनके वैलेंस शेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल के बाहर, इनके बीच में खाली जगह है, वहां पे उसने एक समंदर बनाया होगा इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, जिसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है. तो अब ये जी बेटा, कोई भी होगा ऐसे बना लें सर, कोई भी मेटल हो, आपने यही स्ट्रक्चर हमेशा बनाना है. पेपर में अक्सर वो क्वेश्चन आपको कह देता है कि ड्रॉ अ लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मेटल, तो आपने भाई ये बना देना. लेबल्ड का मतलब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव आयंस का लैटिस. तो कोई भी अच्छा, अब इसमें सुने, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है. और मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में स्पेसिस में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं
उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो ये सारे पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसको हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन ही यही होती है मेरे बच्चों, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन C of electron and the positive ions around it, that is called as the metallic bond। तो metallic bond की डेफिनेशन मैं यहाँ पे साइड पे आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। The electrostatic force of attraction between C of electrons and positive ions around it is called metallic bond। ठीक है जी, तो ये मेटालिक बॉन्ड की आपकी जो है वो ये डेफिनेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रुप जो है ग्रुप 1 का, ये मेटल्स का ग्रुप है। तो अगर आपको वो कह दे कि पोटेशियम मेटल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप यही बना देंगे। अगर आपको वो कहे कि आयरन मेटल का स्ट्रक्चर बनाओ, यही बना देंगे। कोई भी अगर तुम्हें कहे ना मेटल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो बहुत आसान है। ये 3 लेयर्स बनानी है पॉजिटिव आयंस की, और बीच में ये इस तरह नेगेटिव नेगेटिव लिख के उसको C ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देना और इसको पॉजिटिव आयन। और मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है कि ये जो C ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with the positive ions around it, that is called as the metallic bond। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि ये मेरे पास 3 मार्कर हैं, ये समझे कि 3 मार्कर ये पॉजिटिव आयंस हैं। अब इनके साथ मैं ग्लू लगा देता हूं, ग्लू लगा के ये आपस में अट्रैक्ट हो गए। ग्लू आप समझ लो इलेक्ट्रॉन का काम कर रही है, तो ग्लू लगा दिया तो ये आपस में अट्रैक्ट हो गए जी, ठीक है जी। और याद रखो, कोई भी जो मेटल होती है मेरे बच्चों, वो मैलेबल और डक्टाइल इसी वजह से होती है कि उसके ऊपर जब हथौड़ा मारते हैं तो उसकी जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से उस मेटल में आपको डेंट पड़ा हुआ नजर आ जाता है। आप लोग गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर हथौड़ा पकड़ के जोर से मारे तो वो डेंट पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेयर्स होती हैं एटम्स की, वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाती हैं और वहां पे वो डेंट पड़ जाएगा। वो टूट गए कभी लहदा नहीं होगी मेटल। ये नहीं है थोड़ा मारोगे तो वो मेटल टूट के 2 टुकड़े हो गए, नहीं, उसमें सिर्फ डेंट पड़ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि वो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बार बार मारते जी बेटा, टूटेगा ही नहीं सर, टूटेगा नहीं, मेटल टूटते ही नहीं है। इसीलिए तो उससे वो बारीक सी लेयर्स और वो वायर्स वगैरह बनाते हैं। उसको जितना मर्जी मारते रहो भाई, वो टूटेगा नहीं, यानी फोर्स लगाने से नहीं। हाँ, नाइफ से कट कर दो या किसी चीज से तो वो कट हो सकता है, लेकिन वो अगर तुम कहोगे थोड़े मार मार के उसको तोड़ दोगे तो पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं रख दिस वन, ये वाला रख कर दो जी जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बना के और समझा रहा हूँ। ये मैं ग्रुप 1 यहाँ पे ले रहा हूँ और कंपैरिजन के लिए एक में ग्रुप मीडियम, सीजियन एंड फ्रांसियन, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है। यहाँ पे मैं ग्रुप 7 के एलिमेंट्स बना रहा हूँ। ग्रुप 1 जो है ये मेटल्स का ग्रुप होता है और ग्रुप 7 जो है दिस इज नॉन मेटल्स ग्रुप, ठीक है जी। इसके एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मैं चीजें बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, उसको गौर से सुनते जाना। ये ग्रुप 1 की मेटल के ऊपर +1 चार्ज आता है, ग्रुप 7 की चीजों के ऊपर -1 चार्ज आता है। दोनों में फर्क ये है कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स +1, +2 and +3 ion, whereas group 7 they have got the negative charge, so they have the tendency to gain electron and form -1 ion। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अब यहाँ पे
मैंने जानबूझ के इन दोनों को ड्रॉ किया ताकि मैं आपको कंपैरिजन बता सकूं। ठीक है जी। ग्रुप वन में अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस। जबकि नीचे की तरफ मूव करोगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस मेटल्स में। तो कोई भी आप लोग मेटल का ग्रुप ले लें, चाहे ग्रुप टू ले लें, ग्रुप टू इज ऑल्सो मेटल, तो उसमें भी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। यहां पे आज ये नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में उल्टा हिसाब है इसका। इसमें डाउन द ग्रुप आपकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ये इंक्रीज कर रही थी, ये डिक्रीज कर रही है। जबकि यहां पे मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये देखिए कि ये दोनों चीजें एक दूसरे का ऑपोजिट है माय डियर, यानी मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, जबकि ग्रुप्स नॉन मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी कम हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों फर्क आप लोगों ने याद रखने हैं। ग्रुप वन मेटल्स का ग्रुप है तो इसमें रिएक्टिव चीज रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है, क्या वजह होती है जी, इसकी वजह जरा सुन लें। उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हो आप लोगों के नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। इसमें दो शेल्स हैं लिथियम में, क्योंकि ये पीरियड टू का है, इसमें तीन शेल है, इसमें चार, इसमें पांच, इसमें छह, इसमें सात। शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। जितने शेल्स बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है। तो मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, न्यूक्लियस के साथ जितना फासला ज्यादा होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का, उतना इलेक्ट्रॉन का लूज होना आसान है, वो जल्दी लूज हो जाएगा। तो इसीलिए रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। यू गॉट इट। नॉन मेटल्स में क्यों उल्टा हिसाब है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यहां पर भी नीचे की तरफ आते हुए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो शेल्स जब बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन करना, हासिल करना, उस पर अट्रैक्शन की फोर्स लगाना मुश्किल हो जाएगी। दैट इज व्हाई द रिएक्टिविटी डिक्रीज। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों। जबकि मेल्टिंग पॉइंट में इसका उल्टा हिसाब है, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो इनमें ये वाली मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग, जितना एटम का साइज बड़ा होता जाएगा सबके ऊपर चार्ज तो पॉजिटिव ही है, लेकिन साइज बड़ा होता जाएगा। तो जितना बड़ा साइज होगा पॉजिटिव आयन के ऊपर, उतनी इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसीलिए मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती जाती है। जबकि ये जो नॉन मेटल्स हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जी। ठीक है, वो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होगी। ठीक है जी। तो इसको मैं ग्रुप 7 में तफसील से पढ़ाऊंगा। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लें, रिएक्टिविटी, बल्कि पहले मेल्टिंग पॉइंट लिखिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप वन मेटल्स increases, sorry, decreases down the group as metallic bonding become weak। ठीक है बच्चों। और अगली इसकी जो प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप वन मेटल्स increases down the group as size of atom increases and distance between nucleus
and valence shell electrons increases. So it will become easy for electron to be lost. जी मेरे बच्चों की कॉपी कर दी है, जमाना को रब कर दूं इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सिलेबस में एक नया टॉपिक का इजाफा हुआ है, फ्लेम टेस्ट। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं, इनको अगर आप एक्सपोज करते हैं एयर के, तो ये खुद ब खुद ही जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। इनको खुद ब खुद जो है वो आग लग जाती है। ये इतनी रिएक्टिव होती हैं दैट यू डोंट नीड एनी मैच स्टिक टू बर्न इट। ठीक है, या कोई बर्निंग स्प्लिंटर के साथ इसको बर्न करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इनको एयर में ले आएंगे तो इनको खुद ब खुद आग लग जाएगी और ये कलर्ड फ्लेम के साथ जो है वो बर्न करती है जी। ठीक है, इनके पहले रिएक्शन देखते हैं जी। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये देखें जी, लिथियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। whenever you want to make an equation, everybody just listen। ये ग्रुप 1 की जितनी भी चीजें हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है +1। ये O जो है, ये O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2। इसके ऊपर चार्ज होता है -2, ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला अगर आपके बनाने हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल करते हैं, 2 will come up here, 1 will come up here, so it would become Li2O। इसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, इधर 2 लिख दो, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब लिथियम 2 2 से 4 हो गए, तो इधर 4 लिख देंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से दूसरा आपका सोडियम है। सोडियम का कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, सबकी इक्वेशन इसी तरह की बनेगी। ये येलो फ्लेम के साथ बर्न करती है। ठीक है जी, सोडियम, और इसका फॉर्मूला बनता है Na2O, लाइक दैट। तो ये आपने फ्लेम का कलर सोडियम का याद रखना है कि सोडियम बर्न विद अ येलो फ्लेम। ये जी, लिथियम का आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे लिख लो कि इट बर्न्स विद अ वाइट फ्लेम। वाइट फ्लेम होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है वही लिखवा रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड, वही सारा कुछ होगा। ठीक है जी, उसको बैलेंस आप लोग करते जाओ। ये लिली एक फ्लेम के साथ बर्न करता है। लिली एक फ्लावर होता है, लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर पानी की सरफेस के ऊपर जो है वो लिली एक फ्लावर है, वो ग्रो करते हैं जी। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक यू कैन से कि ये पर्पल कलर का होता है फ्लावर। तो लिली एक फ्लेम, इट्स अ पर्पल कलर, समथिंग पर्पल से मिलता जुलता कलर होता है लिली। ओके, वॉयलेट आप कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रुबिडियम, इसका भी ऑक्सीजन के साथ और रुबिडियम ऑक्साइड बन जाता है जी, इसी तरीके से। और इसका जो है वो कलर ऑफ फ्लेम जो है ये रेडिश फ्लेम होता है, रेडिश फ्लेम। तो ये आपने चार जो है वो फ्लेम के कलर याद रखने हैं, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। ठीक है जी, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और फ्लेम कलर जो है वो बता रहा हूं, जो कि ग्रुप 1 में तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में ये न्यूली ऐड हुए हैं इस टाइम। इस दफा आप लोग क्लियर होंगे तो आप लोगों को ये फ्लेम टेस्ट जो है वो आ सकते हैं जी। ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट दैट। एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ब्रिलियंट, ये फ्लेम कलर है, ये यहाँ पे लिखने फ्लेम कलर।
brilliant white flame. This is not the part of your group 1. ये मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ फ्लेम कलर, यानी एक तो ये वाले फ्लेम कलर है और ये कुछ एक्स्ट्रा और है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, रेड फ्लेम, स्ट्रोंशियम, इट्स अ ब्रिक रेड, और उसके बाद बेरियम, ये एप्पल ग्रीन फ्लेम। तो ये कुछ फ्लेम के कलर है मेरे बच्चों, ये आप लोगों ने जो है वो याद रखने हैं ये फ्लेम टेस्ट में। ये नया टॉपिक आपका ऐड हुआ है। सोडियम येलो फ्लेम, पोटेशियम ब्लू फ्लेम, रुबिडियम रेड फ्लेम, मैग्नीशियम ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम, कैल्शियम का भी रेड फ्लेम होता है, स्ट्रोंशियम का ब्रिक रेड होता है, और बेरियम का एप्पल ग्रीन फ्लेम का कलर होता है। तो ये फ्लेम कलर आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर में इस दफा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को वो दे सकता है। दिस इज द न्यूली एडेड टॉपिक, ये बुक्स में आपको शायद ना मिले। ओके, कैन आई रब दिस वन? ये रब कर दूं बच्चों? यस। ओके डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी जस्ट लिसन। ये जो आप लोगों की ये जो ऑक्साइड बन गए हैं सारे ग्रुप 1 के, ये सारे के सारे ऑक्साइड जो है दे डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व इन वाटर। और ये पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं ये देखते हैं। मसलन सोडियम ऑक्साइड है, इसको अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस NaOH, ठीक है जी। और ये NaOH बनाएगा, यानी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर K2O लोगे तो इट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म KOH। इसी तरह अगर रुबिडियम ऑक्साइड लोगे इट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म RbOH। लिथियम का भी ऑक्साइड लोगे तो वो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना देगा, इसको भी लिखते हैं आपको। तो ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैं ग्रुप 1 की मेटल पे, ये पानी में डिसॉल्व होती है और हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इनके रिएक्शंस जो हैं वो वाटर के साथ होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक एक रिएक्शन होता है। उसको कल इंशाल्लाह ताला हम लोग तफसील से शुरू करेंगे, और साथ ही कल हम लोगों ने ग्रुप 7 भी जो है वो शुरू कर देना है। एनी क्वेश्चन रिलेटिंग व्हाटएवर वी हैव डन टुडे, यू कैन आस्क मी। No? Online student, any question you want to ask me, you can. Nice. Okay.